आप लोगों का अब अगला पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको व्यवसायिक संप्रेषण, बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना यूवी। संप्रेषण, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करता है किसी ना किसी माध्यम से, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कोई आदमी दूसरे आदमी को ऐसा कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? बोला क्या? कुछ नहीं, लेकिन उसने अपने बॉडी लैंग्वेज से बताया कि वो आपको हाय कर रहा है। ठीक है, ऐसे कर दिया मतलब ना बोल रहा है। कुछ बोल दिया मतलब, जैसे मैं भी आप लोगों को कुछ बोल रहा हूं तो मतलब क्या है? कम्युनिकेट कर रहा हूं। और आप लोग मुंडी हिला रहे हो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर, मतलब आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो और फीडबैक दे रहे हो आप लोग। तो मेरा बोलने का मतलब है कम्युनिकेशन पूरे टॉपिक के अंदर आप लोगों को यही सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन उसका जो एंगल होगा बिजनेस के एंगल से अपने को देखना है। किसके एंगल से देखना है? बिजनेस। बिजनेस में कम्युनिकेशन किस तरीके से होते हैं। तो पहली बात तो मैं तो कम्युनिकेशन पढ़ा नहीं रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट किस बारे में, सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा ये बोलना है कि मैंने देखो आप लोगों को ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है। जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए ना ग्रुप में तो उनको नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं फिर से एक बार रीसेंड कर दूंगा तो उनको ये पीडीएफ दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने ना हर यूनिट से कुछ 3-3 4-4 क्वेश्चन भेजे हैं, और आप लोगों ने अभी तक के पेपर में एक छोटा सा चीज महसूस किया होगा कि मैं जो जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, जो मेरा अनुमान है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग खुद बताओ कि नहीं आ रहा है। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता होगा, बाकी लगभग लगभग अपना जो गैसिंग है वो वहां पे काम आ जा रही है ना। जैसे अकाउंट में भी अगर मैं बोलूं तो अकाउंट में भी लगभग लगभग वही सब चीजें आई है ना। तो अब मैं जो आप लोगों को कम्युनिकेशन का भी दिया हूं ना, तो इससे भी आने का चांस है, लेकिन मैं कोई भगवान नहीं हूं जो बोल दिया ये दिया हूं मतलब इसी से आएगा, है ना। अभी तक का जो दिया वो आया है, लेकिन फ्यूचर में जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैंने बना के दिए जरूरी नहीं आएगा, लेकिन चांसेस ज्यादा है आने का। तो आप लोग अब करोगे क्या सर? इधर देखो, तो मैंने आप लोगों को हर यूनिट से 1 2 3 4, पहले यूनिट से, दूसरे यूनिट से 5 6 7 8, ठीक है, तीसरे यूनिट से 9 10 11 12 और 13 14 15 16 और 17 18 19 20, मतलब 20 क्वेश्चन है हर यूनिट से। मैंने कितने कितने क्वेश्चन दिए हैं? 4-4 क्वेश्चन दिए हैं टोटल 5 यूनिट में, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, है ना। अब देखो आप लोग अगर पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहली बात है ना, क्वेश्चन के पीछे मत भागना। मैं ये जो दिया हूं ना पीडीएफ आप लोगों को, क्वेश्चन के पीछे मत भागना, है ना। आप लोगों को देखना है सर ने क्या दिया है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन के जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब कौन कौन से ऐसे, मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण बिजनेस कम्युनिकेशन का, व्यवसायिक संप्रेषण का महत्व बढ़ते जा रहा है। आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर खोजना है। अब वो है ना, क्वेश्चन एज इट इज ना देके घुमा के भी पूछ सकता है आप लोगों से। आप लोगों के पास अगर अजय माला होगी, है ना, तो उसमें देखना एक क्वेश्चन है, फिर लिखता है और, फिर लिखता है और, फिर लिखता है और, फिर लिखता है और, मतलब 4-5 क्वेश्चन एक जैसे ही है, लेकिन आंसर सबका एक ही है। होता है ऐसा? तो आप लोगों को तैयारी क्वेश्चन की नहीं करनी है, टॉपिक की करनी है। क्लियर है मेरी बात? चाहे वो कोई भी यूनिट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग टॉपिक के पीछे भागो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो। क्वेश्चन हो सकता है एज इट इज ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है। पन्ने मत पलटाओ, इधर देखो सब। इतनी बात मेरी समझ में आई? तो ये जो पीडीएफ मैं दिया हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आएगा यही, लेकिन इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब क्वेश्चन का वर्डिंग चेंज कर देगा तो क्या अब आंसर लिख कर नहीं आओगे? मैं बोला कि चलो ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन एज इट इज नहीं आया, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन के बदले लिख दिया डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन, तो क्या आंसर नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। लिखना तो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है, तो क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन टॉपिक नहीं हटा सकता हूं। क्लियर है? तो ऐसे सारे जितने भी मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं आप लोगों को, सबके बारे में आप लोगों को अपने पेपर में लिख कर आना है। तो पढ़ाई भी वैसे ही करो, आप लोग घर से ही तैयारी वैसी करके जाओ। अब
मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना भाई। पहला थ्योरी पेपर होने जा रहा है। इसके पहले जो एक पहला थ्योरी पेपर हुआ था ना 16 तारीख को, कौन सा था? इन्वायरमेंटल स्टडीज। वो कोई पेपर ही नहीं था पहली बात, तो उसको गिनो ही मत आप लोग। इन्वायरमेंटल स्टडी को थ्योरी पेपर मत मानो। अब मेन जो थ्योरी पेपर आपको होने वाला है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, और आज तक आप लोगों ने कॉलेज का थ्योरी पेपर नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, नहीं तो पेपर छोड़ के आने वाले हो आप लोग सब कोई। टोटल कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। पहला काम तो है जो जो मैं क्वेश्चन दिया उन सबको पढ़ना है। अच्छे से बैठो भाई। पहला तो काम यह है कि जो जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, क्वेश्चन के पीछे मत भागना। क्लियर है? अब 5 यूनिट में बच्चे लोग क्या करते मालूम है? पेपर देख के ना इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल 2 तरीके से होते हैं। पेपर इजी आ गया तो खुश हो जाएंगे, पेपर डिफिकल्ट आ गया तो डिप्रेस हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है? ज्यादा खुश होने के चक्कर में भी पेपर बिगड़ना है, और ज्यादा भावुक होने के चक्कर में भी पेपर क्या होना है? बिगड़ना है। आपको अपने आप को स्टेबल रखना है। पेपर देखे आप अपने आप को स्टेबल रखो। अब सबसे पहली बात, आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से आता है उसको लिखना चालू करो। जो क्वेश्चन आता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पहला यूनिट कोई पहले बनाना है दूसरे को बाद में, ऐसा नहीं है। आप कोई भी यूनिट आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, लेकिन नंबरिंग जो डालोगे उसको बहुत अच्छे से लिखना। तीसरे यूनिट का क्वेश्चन लिख रहे हो तो नंबर यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर जरूर डालना। ऐसा नहीं तीसरे यूनिट का लिख रहे हो और क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिए, गलत हो जाएगा, नंबर ही नहीं देगा सामने वाला। तो नंबरिंग का ध्यान रखना। सीक्वेंस आप आगे पीछे कोई भी अपने मर्जी से बना सकते हो। और आप लोग एक बहुत ध्यान वाली बात यह है, हर क्वेश्चन को आपको मिनिमम बोलता हूं, मैक्सिमम कितना मिनट देना है? 35 मिनट। इससे ज्यादा आपको समय देना ही नहीं है। अगर आप दे रहे हो मतलब अगले क्वेश्चन का टाइम खराब कर रहे हो। अब ये प्रैक्टिकल पेपर नहीं है कि छोड़ के आना है कि फिर बाद में लिख लेंगे, इतना ऐसा नहीं है। आप लोगों का आंसर उतना ही बड़ा होना चाहिए कि 35 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। तो अभी लिख लिख कर याद करना, जो 3-4 दिन बचा है ना पेपर में, लिख लिख कर याद करना, ठीक है? और थ्योरी पेपर की सबसे जरूरी बात बता रहा हूं, जो अपना माइंड होता है ना, माइंड, उसका डायरेक्ट ब्लूटूथ कनेक्शन होता है किससे? हाथ से। डायरेक्ट आपके दिमाग में अगर जल्दी जल्दी चीजें प्रोसेस हो रही है, जल्दी जल्दी चीजें हो रही है प्रोसेस, तो आप लिखोगे भी जल्दी जल्दी, सोचना नहीं पड़ेगा। और जहां पर आप सोचने रुके मतलब आपकी स्पीड खत्म। जो मन में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड लिखो लिखो लिखो, जो मन में आ रहा है लिखो। तो मन में तभी आएगा जब आप उसको रीड करके जाओगे टॉपिक को। तो आज का काम, सुबेरे एक काम करना, अभी 4 दिन 5 दिन बचा आपके पेपर में, सुबेरे उठना, 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ कहानी की पुस्तक पढ़े हो कि नहीं आप लोग? जैसे हम लोग छोटे थे बचपन में कॉमिक्स आती थी, आजकल बंद हो गया सिस्टम कॉमिक्स आने का, ठीक है? और आप लोग क्या, चलो कहानी की पुस्तक तो पढ़ते हो ना आप लोग? कैसे पढ़ते हो? याद करने बैठे हो, रट्टा मारते हो? रट्टा मारते हो कहानी की पुस्तक का? नहीं ना, बस पढ़ते हो आगे निकल जाते हो, पढ़ते हो आगे निकल जाते हो, ऐसा करते हो कि नहीं? आपको रोज 2 घंटा यही काम करना है। सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है और आगे बढ़ना है। याद करने की कोशिश मत करना। हाँ, पढ़ोगे तो जो पढ़ रहे हो ना उसका मतलब समझ में भी आना चाहिए। नहीं मतलब मेरी बात समझ में, जैसे जो भी लिखा है उसको समझ के पढ़ो, लेकिन रटने की कोशिश मत करो। हमारे दिमाग की इतनी अच्छी पावर है, भले वो चीज आपको याद नहीं होगी, लेकिन एग्जाम में जब आप पढ़ी हुई चीजें आप रिकॉल करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाती है, वो याद आएगा, कंफर्म है। तो इसलिए पढ़ी हुई चीजें जो है उसको, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ के जाना है, रट के याद करके नहीं जाना है, पढ़ के जाना है। क्लियर है? तो एक आंसर का आपको समय ज्यादा से ज्यादा कितना समय देना है एक आंसर के लिए? 35 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। और 5 ही क्वेश्चन आएगा भाई, 35 मिनट से ज्यादा आपका आंसर उससे बड़ा होना ही नहीं चाहिए। अब 35 मिनट में कितना पन्ना लिखे सर? पहले तो आप लोग एक चीज ध्यान से दिमाग से निकाल दो कि 35 मिनट के अंदर आप जितना लिख सकते हो उतना ही बड़ा आप आंसर होना चाहिए। अब आप लिख सकते हो 4 पेज, आप लिख सकते हो 5 पेज, कोई लिख सकता है 7 पेज, कोई लिख सकता है 8 पेज। अब सुरेंद्र लिख सकता है 8 पेज, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यूवी भी लिख लेगा 8 पेज। अब यूवी लिखने बैठेगा ना 35 मिनट में, तो पॉसिबल ही नहीं हो, 2 क्वेश्चन का टाइम खा के बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है लिखने की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वास्तविकता उल्टी भी हो सकती है ना?
मेरा बोलने का मतलब है आप अपनी कैपेसिटी पहचानो, आप कितना लिख सक रहे हो, उसके बेस पर ही उतना बड़ा आपका आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं है ना एक छोटा सा कल की क्लास में आपके टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं, टॉपिक दूंगा, ठीक है। 35-35 मिनट का मतलब टोटल कितना मिनट होता है, 70 मिनट होता है। तो मैं 70 मिनट का आपका एक टेस्ट लूंगा, 2 टॉपिक 2 क्वेश्चन दूंगा बस, और यहां पर बैठ के लिखना है। 2 क्वेश्चन आएगा और यूनिट भी बता देता हूं, चलो यूनिट नंबर आपका 1 और 2 से ही मैं क्वेश्चन दूंगा, उससे आगे का नहीं दूंगा, ठीक है। कोई 2 क्वेश्चन आएंगे। ऑनलाइन वाले भी टेस्ट दे सकते हैं अगर वो ऑफलाइन आके देना चाहते हैं, और अगर नहीं देना चाहते तो ऑनलाइन कनेक्टेड रहना, और जो टाइम रहेगा फाउंडेशन उस टाइम के हिसाब से आप लोगों को कंप्लीट करके पीडीएफ बना के भेजना है। क्लियर है मेरी बात? क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अभी सब डिस्कस करने वाला हूं, बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। तो मैं कल की क्लास में आप लोगों का एक 70 मिनट का टेस्ट लूंगा। 70 मिनट के टेस्ट में आप लोगों का 2 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन लिखने, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन दूंगा, और 4 में से आपको ऑप्शन में कोई 2 क्वेश्चन बनाकर आने। क्लियर है? तो उससे आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि घर पे अगर मैं बोलूंगा ना 35 मिनट में कितना लिख पा रहे हो, टेस्ट करो, नहीं हो पाएगा, वो डिसिप्लिन घर पे नहीं आता। तो यहां आओ, यहां बैठ के लिखो। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर क्लास आके लिखना चाहते हैं तो आओ, बिल्कुल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पन्ना वन्ना मैं दूंगा आप लोगों को, आपको सिर्फ मुंह उठा के पेन लेकर आना है, ठीक है, और जो चीजें मैंने बताई वो याद करके आना है। और ऑनलाइन वाले जो नहीं आ सकते, जो बाहर के बच्चे हैं, वो क्लास के टाइम के हिसाब से आप अपने घर पर बैठ के लिखना, और ईमानदारी से पेपर बना के लिखना, देख के नहीं लिखना। तो यूनिट नंबर कौन कौन सा टेस्ट होगा कल? 1 और 2। तो आज अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत भिड़ जाना पढ़ने के लिए। और क्या क्या पढ़ेंगे सर? जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया वही सब पढ़ के जाना, और क्या है? क्लियर है? चलो अब सुनो, आपका अब आप लोग आंसर लिखने बैठोगे तो मैंने बताया ना कितना पन्ना लिखना है, 35 मिनट के बराबर का पन्ना लिखना है। मतलब अब वो आपकी कैपेसिटी है, आप 4 पन्ना लिख रहे हो कि 5 लिख रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये नहीं है कि 35 मिनट के अंदर आप आधा आंसर लिख कर आ गए, नहीं, आंसर पूरा लिखना है। एक्सप्लेनेशन कम कम करो, आधा पेज का एक्सप्लेनेशन के बदले आप उसको और आधा कर दो, लेकिन आंसर पूरा लिखो, ठीक है। अब पेपर चेक करने वाले की मेंटेलिटी बता रहा हूं क्या करता है, सुनो। पेपर चेक करने वाला, जब पेपर चेक करने वाला पेपर चेक करने बैठता है ना, तो जैसे ही उसके पास पेपर आता है ना, तो बहुत सारा बंडल रहता है। पहली बात तो एक जन का पेपर एक दिन में चेक नहीं करता, एक दिन में बहुत सारे बच्चों का पेपर चेक करता है सामने वाला, है ना, जो प्रोफेसर होते हैं वो। अब आप खुद सोच के देखो, उस समय वो सामने वाले सर जो पेपर चेक कर रहे हैं, एक पेपर बच्चे का आया पूरा कचरा करके रखा था, नंबर देंगे क्या? आप अगर पेपर चेक करने वाले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, कुछ भी लिखा है, पढ़ रहे हैं ना, उसको मतलब ही नहीं कर रहे क्या लिखा है। आप अपने लिखा हुआ को 2 दिन बाद पढ़ना, खुद ही हंसोगे अपने ऊपर, मैं क्या लिखा हूं करके। होता है ऐसा? मतलब हम जब लिखने बैठते हैं ना, तो हमारे लिखे हुए का कोई सेंस नहीं बनता। जब लिखते रहते तब हमको पता नहीं चलता कि हम क्या लिख डाले। 2 दिन बाद अपने लिखे हुए को पढ़ना तो पता चलेगा क्या लिखे हो, लेकिन वो चीज सामने वाले को दिखती है, क्योंकि सामने वाला कोई दूसरा आदमी है। तो आपके लिखे हुए को जब पढ़ेगा ना सामने वाला, तो समझ जाएगा कौन कितने पानी में है बच्चा। वो 2 लाइन पढ़ के समझ जाता है, उसका आगे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता पेपर का, ठीक है। उसके बाद है ना, पेपर जब चेक करेंगे तो वो ओवरव्यू टाइप का चेक करेंगे। शुरू की 2 लाइन पढ़ के अगर समझ गए कि हाँ नहीं इसकी वर्डिंग अच्छी आ रही है, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ते सामने वाले, वो भले उसमें आधा घंटा क्यों नहीं लग जाए चेक करने में, ठीक है। और दूसरा, जो भी आंसर लिखोगे आपको पॉइंट सही सही लिखना है, पॉइंट में गड़बड़ नहीं करना। जो पॉइंट होते हैं ना, जैसे आपको विशेषता पूछ लिया, परिभाषा विशेषता पूछ लिया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया, तो कैरेक्टरिस्टिक के मान लो 10 पॉइंट है, तो पॉइंट की जो हेडिंग होती है ना, वो सही लिखनी है। बाकी अंदर का आप अपने मन से डील कर सकते हो, और अंदर का डील तभी कर पाओगे जब आपने उस चीजों को पढ़ा है, जब आपने उन चीजों को क्या किया, पढ़ा हुआ है। पढ़े रहोगे तो अपने आप वो चीजें रिकॉल होके आएगी आपके सामने, ठीक है। तो कल टेस्ट है आप लोगों का, तो मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, वो सब चीज कल फॉलो करनी है भाई। और वो चीज कल जो भी गलती करोगे मान लो, और वो चीज पेपर में रिपीट नहीं होनी चाहिए। टेस्ट उसी ले रहा हूं ताकि गलती पेपर में ना हो, कल ही पता चल जाए कि आपसे क्या गलती हो रही है। टेस्ट लेने का मेरा मकसद ये है, नहीं तो पता चल रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन में गए, गलती करके आ गए। अरे भाई अकाउंट पेपर बिगड़ा है बहुत सारे लोगों का, एक ग्रुप में सप्ली आ सकते हो अगर कम्युनिकेशन का पेपर अच्छा नहीं गया तो पेपर अच्छा जाए, इसलिए मैं आप लोगों के पीछे इतना सब कर रहा हूं, है ना। अकाउंट पेपर मान लो फेल हो, उस ये सोच के मान के चलो कि कम्युनिकेशन पेपर बनाना है,
तो मिनिमम आपका कम्युनिकेशन के पेपर में कितना आना चाहिए, 50+ आना चाहिए। अकाउंट में 0 आ रहा है मान के चलो, है ना। अब 5 यूनिट बनाना है, तो 5 यूनिट बनाने का फायदा क्या होता है। मान लो एक बच्चा है, वो पहला यूनिट बनाया 1 घंटा लिया। पहला एक बच्चा है जो पहला यूनिट बनाया 1 घंटा लिखा, उसको 11 नंबर मिल गया। 15 में 15 तो थ्योरी में मिल ही नहीं सकता, ठीक है। चलो 11 के बदले 12 नंबर मिल गया, 1 घंटा खत्म। दूसरा यूनिट लिख रहे हैं, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है धीरे धीरे। दूसरा यूनिट लिखे 10 नंबर, तीसरा यूनिट लिखे 9 नंबर, ये लिख ही नहीं पाए, टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया। अब आप लोगों का प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट हुआ होगा, शायद किसी ने दिया होगा, तो पता चला होगा 5 यूनिट नहीं लिख पाते बच्चा, है ना। तो 12, 10, 22 और 9 कितना होता है, 31 नंबर मिलेगा आपको, 3 यूनिट बना के आते हो तो। 15 में 15 तो छोड़ दो, मिलेगा ही नहीं थ्योरी में। और आपने 2 यूनिट छोड़ दिए। आप कुछ मत करो भाई, कम कम लिखो पेज, लेकिन पूरा 5 यूनिट अटेम्प्ट करो, कम कम लिखो, 35 मिनट वाला टाइम फॉलो करो। आपको अगर वो 8-8 नंबर भी देते हैं हर यूनिट में, अगर आप, हाँ 8-8 नंबर तभी मिलेगा जब अपने सारे आंसर अच्छे से लिखे हैं, सारे आंसर पूरे लिखे हैं, है ना, और बराबर बराबर लिखे। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन 4-5 पन्ने का लिखे और लास्ट वाले को आप 2 ही पन्ना लिख कर आ रहे हो। सारे को बराबर महत्व दो, है ना। ये लिखने के बाद देखो आपने 5 यूनिट अटेम्प्ट किया तो कितना नंबर आ रहा है, 40। लिखे उतना ही हो, टाइम भी 3 ही घंटा, तो किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, 2 यूनिट छोड़ने में ज्यादा फायदा है कि 5 यूनिट बनाने में फायदा है, लेकिन कम कम बनाने का फायदा है। जिसकी स्पीड है ही नहीं 2-2 पेज लिख कर आना, लेकिन 5 यूनिट बनाकर आना, कुछ भी हो जाए। क्लियर है, 5 यूनिट बनाकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आओगे बेटा और मेरे को पता चला कि 1 यूनिट छोड़ दिए, तो है ना, साथ में सरसों तेल लेकर आना, ठीक है। नहीं, वो अपने क्लास में बहुत है। ठीक है, चलो। चलो इधर देखो। तो कल यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का टेस्ट होने वाला है। टाइम मैं बता दूंगा, और ईमानदारी से भाई टाइम से आना यार। आप लोगों के कारण है ना, मेरी क्लास का टाइम आगे पीछे करना पड़ जाता है, ठीक है। आज क्लास का टाइम 11:30 का था, आप लोग कितना लेट आए, कोई आए कोई लेट से आए, ठीक है। चलो अब मैं पेपर जब आएगा आपके सामने तो क्या लिखना है उसको अब सुनो, मुद्दे की बात अब हो रही है। सबसे पहला आपको सिनॉप्सिस लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, देखो स्टार्ट कैसे करोगे, मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखना, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो, ऊपर में यूनिट डाल देना, और जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन लिख देना। पहला पेज में यही काम करना है, ज्यादा समय लगता नहीं है क्वेश्चन लिखने में, है ना। क्वेश्चन नंबर डालना, यूनिट नंबर डालना, और जो क्वेश्चन दिया वो लिख लेना। अब इसके नीचे यहां पर लिखोगे आंसर। आंसर का पहला पार्ट है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई बुक खोलते हो तो सामने में इंडेक्स दिया रहता है, बुक खोल के पता चल जाता है कि कौन कौन सा आपके बुक में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है आगे चल के, यही लिखा रहता है ना। सिनॉप्सिस भी आपके आंसर का एक प्रकार का समरी है कि आपके आंसर में आपने क्या क्या चीजें कवर की है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर आपका ये दिख रहा है, पहला क्या बोलता है बताओ, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन पूछ रहा है ये, और डिफाइन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स। व्यवसायिक संप्रेषण क्या है, आधुनिक समय में व्यवसायिक संप्रेषण के बढ़ते महत्व के कारणों की विवेचना कीजिए, है ना। अब इसका अगर सिनॉप्सिस लिखना है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले सिनॉप्सिस में लिखना मीनिंग। मीनिंग मतलब समझते हो ना, उसका आशय या अर्थ, कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, वही तो पूछ रहा है आपसे। अब डेफिनेशन पूछा है क्या, नहीं पूछा है, लेकिन लिख कर आना है। डेफिनेशन मतलब परिभाषा।
और मिनिमम 2 तो लिख कर आना है। अब डेफिनेशन के बारे में एक चीज ध्यान से सुनना भाई, डेफिनेशन जो होती है चीजें रटने की चीजें होती है। डेफिनेशन क्या होती है? रट के जाने वाली चीजें होती है। कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि डेफिनेशन भाई याद ही नहीं आ रहा है। मीनिंग तो चलो आपको अपने मन से लिखनी है चीजों को, लेकिन डेफिनेशन को आप रट के जाओगे तभी लिख पाओगे, अपने मन से नहीं लिख सकते। मैं एक उसका ट्रिक बता रहा हूं, आप करना। देखो मेरा काम है आपको पेपर में नंबर दिलवाना, ठीक है? तो कहीं कहीं पे मैं अगर आपको कोई चीज अलग तरीके से भी बता रहा हूं तो उसको फॉलो करोगे तो आपको नंबर मिल सकता है। गलत नहीं लिखना कोई भी चीज। डेफिनेशन मान लो आपको याद नहीं आया, तो डेफिनेशन आपको आपके मन में कुछ तो पढ़ के गए तो उसके बारे में लिख सकते हो कि नहीं? आप अपने मन से 2 लाइन लिख दो, नीचे राइटर का नाम मत लिखना। जैसे इकोनॉमिक्स में टेलर और फ्यूल की डेफिनेशन बहुत आती है, तो आपको टेलर की डेफिनेशन याद है तो लिख दो, नीचे लिख दो टेलर करके, है ना? लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कभी हो रहा है कि आपको डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, तो आप अपने मर्जी से अपने मन से 2 लाइन लिख दो कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड, और नीचे अपना नाम मत लिख कर आना, किसी का नाम मत लिखना, किसी का नाम मत लिखना। तो डेफिनेशन आपकी ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तो नाम मत डालो। नाम अगर आप कंफर्म, अच्छा डेफिनेशन लिखे हो और नीचे प्रोफेसर का नाम कुछ और लिख दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चेक करने वाला बेवकूफ नहीं होता है ना? तो डेफिनेशन के बारे में समझ में आया? आपको याद है तो लिखो, नहीं याद है तो आप अपने मन से 2-3 लाइन जो भी लिखना है उसके बारे में लिख दो, और नीचे राइटर का नाम मत डालना। और राइटर का नाम तभी डालना जब आप एकदम कंफर्म हो तब। तो डेफिनेशन टोटल कितनी लिखनी है? 2। तो ये सिनॉप्सिस लिख रहे हैं अपन, अभी चेक करने वाला देखेगा ना इसके आंसर में क्या क्या है, तो ये सब दिखना चाहिए उसको। तीसरे नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक पूछा है आपसे? नहीं पूछा है। फैक्टर पूछा है। कैरेक्टरिस्टिक पूछा है क्या? नहीं। लिख दो। हाँ, अब सुनो, मैंने क्या अभी लिखा? मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये किसका आंसर है मालूम है? ये सिर्फ पहले वाले पार्ट का आंसर है। ये सिर्फ पहले पार्ट का आंसर है भाई, मेरी बात समझ में? अब आगे मेन क्या पूछ रहा है आपसे? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब आपका मेन जो पिक्चर में जो हीरो की एंट्री यहां पर होगी, फैक्टर्स अब आपको है ना ये लिख कर आना है। अब इसके अंदर पॉइंट्स लिखने हैं। फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण बिजनेस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है मॉडर्न टाइम्स में। अब इसके अंदर इसका मेन आंसर, मतलब ये वाला जो आंसर था ना फर्स्ट पार्ट था, और ये वाला जो आंसर है कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट। अब आपका आंसर यहाँ पूरा हो जाता है। लास्ट में हर आंसर के क्या लिखना है? निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है, ये होता है सिनॉप्सिस। अब इसके बाद मैं जब अभी पेपर दिया था, किसका पेपर दिया था नहीं बताऊंगा, आपके यही यूनिवर्सिटी थी PRSU, और इसी के एक सब्जेक्ट एक ही कोर्स का पेपर दिया मैंने। सिनॉप्सिस लिख दिया ना जिस पेज में, उस पेज से मैं आंसर स्टार्ट नहीं करता था, अगले पेज से करता था। तो आप अगले पेज में आ जाओ, अपना आंसर अब लिखना, अगले पेज से अब लिखना चालू करना। मीनिंग, हेडिंग डालो, मीनिंग, जो भी लिखना है लिखते जाओ, ठीक है? उसके बाद क्या लिखोगे? डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन लिखो, 2 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन करो, पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन करो। अब ध्यान रखना, पॉइंट लिखोगे तो एक्सप्लेन उतना ही करना जो 35 मिनट में खत्म कर पाओ। इमोशनल होके अपना ज्ञान का सागर मत बहला देना पेपर में, है ना? बहुत ज्ञानी बन जाते हैं बच्चे लोग पेपर में। तो कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट लिखो, उसको एक्सप्लेन करो। 2, 3, 4, 5, 6 जो भी पॉइंट है, 6-7 पॉइंट जो भी याद है। उसके बाद फैक्टर्स। सर आपकी वॉइस कट रही है बार बार। मेरी वॉइस कट रही है? आप लोगों की तरफ शायद नेट की प्रॉब्लम होगी दोस्त। सबके साथ वैसी हो रहा है क्या? जी सर।
जी सर, हो रहा है। शायद है ना मौसम खराब है करके ना मेरे को लग रहा है कि नेट का कुछ इशू होगा। बाकी इधर से तो सब ठीक जा रहा है यार। एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन करके देखो। सर अभी ठीक हो गया। अभी ठीक है? ठीक है, मैं वैसे इसका वो करूंगा, मतलब क्या बोलता हूं, अपलोड कर दूंगा तो उसमें तो क्लियर दिखेगा सब। ठीक है, अब इधर देखो, फैक्टर्स लिखना है। फैक्टर्स, फैक्टर्स के जितने पॉइंट है याद करो। ठीक है, और लास्ट में अपना क्या दे दो, अब कंक्लूजन। अब ये जो आंसर मैंने है ना एक इसका मैप बनाया ना, ये उतना ही बड़ा रखना जितना आप 35 मिनट में लिख सकते हो। अब चेक करने वाले को भी मालूम है आपने आंसर पूरा लिखा है। ये मैटर नहीं करता कि आप इसको 10 पन्ना खींचो कि 4 पन्ना खींचो कि 5 पन्ना खींचो, है ना। वो इसकी जो लेंथ है वो आपके 35 मिनट में कितना लिख सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। लेकिन जो फैक्टर के पॉइंट है वो पूरे लिखना, एक्सप्लेन पूरा मत करना, दो दो लाइन में एक्सप्लेन करके खत्म कर देना, टाइम वहां बचेगा आपका। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट पूरे लिखना, एक्सप्लेन कम करना, नंबर आपका समय वहां बचाना है। आंसर को काट मत देना। फैक्टर नहीं लिखे सर, टाइम नहीं बचा 35 मिनट, ऐसा नहीं। फैक्टर जो पूछा लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसा आंसर कंप्लीट होना चाहिए आपका। 35 मिनट को ऐसा करके प्लान करो। अब आपके साथ अब एक समस्या आएगी, सर पेपर में हम जब जाएंगे तो हमको याद नहीं आती चीजें। देखो, याद तो है ना, कितना ही पढ़ लो, याद किसी को नहीं आता पेपर में। तो मैंने आप लोगों को एक काम दिया था। क्या काम दिया था? रोज 2 घंटा रीड करना है टॉपिक को। दूसरा, आप लोग है ना, एक मैं क्या करता था, जैसे पन्ना है मान लो, मैं एक पन्ना लेता था, 20 क्वेश्चन दिया हूं ना मैं आप लोगों को, 20 क्वेश्चन मतलब 20 पेज। मेरे पापा की फोटोकॉपी की दुकान थी, तो मेरे को है ना पापा क्या करते थे, एक तरफ से कोरा पन्ना वाला मेरे लिए इकट्ठा करके रखते थे, पढ़ेगा करके। तो मैं क्या करता था, 20 पन्ने लेता था और हर आंसर की एक पेज में समरी बना लेता था। समरी, समरी समझते हो ना। फैक्टर है तो सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख लिए, जो चीज याद करके जानी है उसकी समरी बना लेता था। ठीक है, पॉइंट पॉइंट लिख लिए, और कैरेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट पॉइंट लिख लिए, डेफिनेशन जो याद करके जानी है 2 डेफिनेशन लिख लिए, ऐसा करके बस एक आंसर का एक पेज। तो 20 आंसर मतलब कितने पेज? 20 पेज। बताओ, 20 पेज नहीं पढ़ के जा सकते एग्जाम में? और ये काम है ना मैं 1 महीने पहले करके रख लेता था। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, एक दिन पहले तो करके रख सकते हो। अब एग्जाम जिस दिन होगा ना उसके एक दिन पहले आप लोग इसको रिवाइज करके चले जाना। क्लियर है? इसमें नहीं लिखा है भाई, ये तो 12वीं वाले लोगों को इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो ये करके जाना है। तो ये आज से चालू कर दो। यूनिट 1 और 2 आज खत्म कर देना, कल आप लोगों का टेस्ट होगा। सिनॉप्सिस कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया। आप लोगों का बहुत दिन से सवाल आ रहा था, ये वाला सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, डेफिनेशन कोई 2 याद करना, और आपका आंसर स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए, जनरल आंसर नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक और जनरल में फर्क समझते हो ना। जो पूछ रहा है उसका आंसर लिखो, जो नहीं पूछा है उसका आंसर मत लिखो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डाल दिए, पूछा तो नहीं है। भाई मीनिंग पूछा ना उसका, तो मीनिंग का पार्ट बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन और उसकी मीनिंग। ये 3 तो कॉमन रहती है चीजें, फिर आप आगे जो पूछ रहे हो वो लिख सकते हो। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई, ऑनलाइन वालों आप लोगों को कोई डाउट है? हाँ सागर पूछो, आपने हैंड रेस किया है। कंक्लूजन में क्वेश्चन का मेन मुद्दा क्या है? फैक्टर। तो कंक्लूजन में भी ऐसे लिखोगे कि फैक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको वहां पे पॉइंट लिख कर आना है कंक्लूजन। हाँ, मतलब क्वेश्चन का मेन बॉडी क्या है? इधर इधर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके फैक्टर्स। तो कंक्लूजन भी आपका मेन आंसर के ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, क्या लिख सकते हो कंक्लूजन में? आज के समय में बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो ग्लोबलाइज हो गई है। ग्लोबलाइज समझते हो ना, वैश्वीकरण हो गया उसका। क्योंकि अब है ना आपस में बिजनेस को फ्रीक्वेंट कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि है ना, मतलब आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो उसमें, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, उससे हट के नहीं लिखना है। कोई भी बच्चा बोलता है ना मैं गाना लिख के आया था तो ये करके आया था, मत सुनना उसके बाद। आपको थोड़ी दिखाया पेपर लिखते समय? दिखाता है क्या कोई? जो गाना लिख कर आता है पेपर दिखाता है क्या? तो फिर उसकी बात को कैसे मानोगे, है ना।
तो जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। 3-4 जो मैंने नियम बताए, आंसर पूरे लिखने, 35 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, छोड़ के कुछ नहीं आना है, आपका आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए, पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया है। जब आप सही सही पॉइंट लिखोगे, सही सही डेफिनेशन लिखोगे, सिनॉप्सिस लिख कर आओगे, तो चेक करने वाले को पता नहीं चलेगा आपका पेपर देखे कि मेहनत किया है बच्चा। ठीक है, एक तो मार्जिन खींचने के चक्कर, अच्छा मार्जिन खींचते हैं कई लोग, महान महान लोग। ये मान लो पेपर है, आपका आंसर शीट जो है ऐसा पेपर आया, मान लो ये मार्जिन ये यहां लिख रहे, बस नहीं करने भाई। आपकी मार्जिन कितनी होनी चाहिए सुनो, या तो आपको खींची हुई मार्जिन मिलेगी, मिलती है क्या? नहीं, वो हम लोग के सी वाले में मिलती है, एक स्केल के मोटाई के बराबर। और इधर तो खींचो ही मत मार्जिन, अगर बहुत मर्जी इच्छा और ये खींचने की मार्जिन साइड में भी, तो आधे स्केल के बराबर। नहीं, अगर खींचने की इच्छा हो रही है बहुत जोर से, तो आप यहां पर साइड में आधे स्केल के बराबर और यहां पर 1 स्केल के बराबर, बस उससे ज्यादा मार्जिन नहीं होनी चाहिए। और कई लोग पन्ना भरने के चक्कर में कैसे करते मालूम है, वॉट डू यू, इतना इतना गैप दे रहे। पेपर चेक करने वाला सी नहीं है भाई, है ना, चतुर है वो समझ जाएगा आपने पन्ना भरने के चक्कर। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप जैसे लिखते हो आपको वैसा लिखना है, क्लियर है? और ज्यादा मार्जिन भी नहीं खींचना है। और किसी को कुछ पूछना है बताओ? हाँ सागर, निशांत, पूछो ना भाई, हैंड रेस कियो, आप लोग को कुछ पूछना है तो। सर जैसे कोई भी यूनिट में अपने को मीनिंग पूछ रहा है तो उसमें अपने को विशेषताएं लिखना ही है क्या? क्या बोले? जैसे कोई भी यूनिट में अपने को मीनिंग पूछ रहा है हाँ तो उसमें विशेषताएं लिखना जरूरी है ना सर? हाँ, मीनिंग अगर लिख रहा है तो मीनिंग का डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो लिखना जरूरी है भाई आप लोगों को। जी सर। हाँ हाँ हाँ, एक चीज और है, शॉर्ट नोट अगर आ गया तो शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट नोट, उसमें मीनिंग डेफिनेशन नहीं, सीधा उसकी मीनिंग लिखो और उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। ऐसे ऐसे समझते निबंध, शॉर्ट नोट वैसे ही लिखना है उसका आंसर। हाँ, पैराग्राफ वाइज तोड़ सकते हो, पॉइंट में आंसर लिख सकते हो। शॉर्ट नोट आपका 2 पेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट नोट अगर है आपका 2 पेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे इधर देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, आ सकता है पेपर में। यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जानते हो क्या होता है? इधर देखो, एक शॉर्ट नोट अगर लिखना है आपको, स्वॉट एनालिसिस, कोई पढ़ा है अभी तक स्वॉट एनालिसिस को? SWOT। इधर देखो, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और T का मतलब होता है थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस। आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे ना, इधर आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे तो आपको अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट, सबसे पहले मान लो मेरे को, अगर मान लो कहीं पे कोचिंग खोलनी है या आपको कोई बिजनेस करना है, तो आप अपने बिजनेस का क्या करोगे? स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब आप अपनी ताकत देखोगे कि मेरी क्या क्या क्षमताएं हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो वो क्या आपकी स्ट्रेंथ। आपकी वीकनेस क्या क्या है? वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या क्या है? वीकनेस मतलब आपकी कमजोरी क्या क्या है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज, आपके सामने क्या क्या अवसर हैं, और आपकी क्या क्या, आपके सामने क्या क्या बाधाएं आ सकती है, ये थ्रेट है। तो स्वॉट एनालिसिस का ना ऐसा एक डब्बा बनता है, SWOT। आ रही बात समझ में? SWOT। स्ट्रेंथ से, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है, आपकी जो क्षमता है, उससे आप अपने थ्रेट्स को काट सकते हो। आप अपने क्या कर सकते हो? आपके सामने आने वाली बाधाओं को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। और आपके सामने जो अवसर हैं, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी में आपकी जो स्ट्रेंथ को यूज करके आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपनी ताकत, आपकी कमजोरी, आपकी अवसर और आपके सामने आने वाली बाधाओं का नॉलेज होना चाहिए। तो आप लिस्ट बनाओ, ऐसे डब्बा बनाओ
और आप लिस्ट बनाओ मेरी क्या क्या ताकत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे सामने क्या क्या अवसर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरी क्या क्या कमजोरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मेरे सामने आने वाली बाधाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिस्ट बनाओ और इनको आपस में क्रॉस मैच करो, उससे फिर आपका स्वॉट एनालिसिस हो जाएगा बिजनेस का, और उसके बाद फिर प्रोसीड करो, तब आपका बिजनेस सक्सेस होगा, गारंटी है। आ रही बात सामने में, समझ में? तो शॉर्ट एनालिसिस कुछ नहीं है, तो आपको है ना ये सब मैं समझा नहीं रहा हूं, शॉर्ट नोट आ गया तो ये लिखना है। मेरा तो दिमाग है ना डायग्राम फोटो वोटो बनाने में बहुत चलता है, तो मैं ऐसे डब्बा उब्बा बना के आ जाऊंगा, मेरी क्या क्या, मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, मान लो बिजनेस ओपन कर रहा हूं, 2 पेज में लिखो। मतलब पेपर पढ़ने वाले को लगना चाहिए हाँ बच्चा है ना मेहनत किया है। आ रही बात समझ में? नंबर देंगे, कंफर्म है। ठीक है, तो कल की क्लास में आप लोगों का टेस्ट होगा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का। टेस्ट का टाइम 70 मिनट का रहेगा, और आप लोगों को पेज भी मैं यहीं से प्रोवाइड करूंगा, जो जो यहां रहेगा उनको। ठीक है, और उसके बाद आपको 70 मिनट के अंदर वो 2 यूनिट का आंसर लिखकर बताना है। जो गलती करनी है कल कर लेना, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो क्लास ओवर, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर